हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया सब। आज की इस शानदार क्लास को शुरू करते हैं। ये हमारी पहली लेक्चर है बहुपद चैप्टर की, क्लास 10th। हमने हालांकि 9th में भी ये चैप्टर पढ़ा है, बहुपद, जिसमें बेसिक हमने कर लिया था। हमारा 10th जो है उस पर थोड़ा उच्च लेवल है, बहुत उच्च नहीं, थोड़ा, तो हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। देखिए, बहुपद में हमने 9th में पढ़ा था रैखिक बहुपद, द्विघात, त्रिघात बहुपद और बहुपदों की घात। इन्हें हमने उसी के प्रकार हैं, रैखिक बहुपदों की घात के रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद। इन्हें हमने पढ़ा था 9th में, और इसी से रिलेटेड उच्च जो है हमारी यहीं जो क्लास 10th में है। तो हमें क्या करना है कि क्लास 10th में ज्यामितीय रूप में पढ़ना है और बहुत सारे गुणनखंड करने हैं। बहुत है इसमें, है वैसा ही, बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी है, लेकिन जो हमने 9th में पढ़ा उससे थोड़ा उच्च है। कह सकते हैं कि ऊंची क्लास है, उच्च होगा ही। तो शुरू करते हैं। पहले हम 9th का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए क्या था 9th में। 9th में था बहुपदों की घात, ये हमारा मेन टॉपिक था क्लास 9th में, बहुपदों की घात, उसके प्रकार। अब बहुपदों की घात क्या होता है, इसमें 3 प्रकार थे, हमने पढ़ा था, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। बहुपदों की घात क्या होती है? बहुपदों की घात होती है जैसे कि हमें कोई एक बहुपद दिया हो, जैसे हम कहें कि x² + 2x + 3, ऐसा कोई बहुपद दिया हो और उसकी उच्चतम घात, यह घात बहुपद की घात कहलाती है। हमने पढ़ा था कोई बहुपद दिया हो और उसमें उसी चर, लेकिन बहुपद में ये ध्यान हो रहता था कि चर एक ही होते थे, एक सेम होते थे, तभी उसमें उच्चतम घात हमें पता चलती थी। और लेकिन यहाँ क्या है, बहुपदों के प्रकार में जो बहुत घात के प्रकार हैं, रैखिक, द्विघात और त्रिघात, उसमें एक कंडीशन दी होती है। क्या है देखते हैं। अब देखिए प्रकार जो थे, बहुपदों के प्रकार जो थे, पहला था तो रैखिक बहुपद। क्या था मेरे भाई? रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद जो है वो क्या था कि रैखिक अर्थात एक, ओके, रैखिक अर्थात एक, बहुपद की घात एक होनी चाहिए। अब बहुपद तो हमने समझ लिया, बहुपद ये है, उसमें उच्चतम घात होनी चाहिए, तभी वह बहुपद की घात कहलाएगी। उच्चतम घात को ही बहुपद की घात कहते थे। जैसे कि ये 2 है, इसमें पूछ लिया जाए कि बहुपद की घात क्या है, तो इसमें 2 है, ना कि यहाँ पर 1 है, लेकिन ये नहीं मानी जाएगी। यहाँ घात पूछ रही है तो हम इसमें क्या होगा, 2 होगी। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि रैखिक बहुपद क्या होता है। अब रैखिक बहुपद होता है कि जिसमें ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल हम एक लेते हैं। देखिए क्या है, हम यदि y के पद में लिखें तो y + 5 बराबर 0 रख देते हैं। ये हमारा बहुपद है, ओके। नहीं, ऐसा ना करके आप बहुपद से सीधे लिख लो, y के पद में है py बराबर y + 5। ये क्या है? रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि y के घात में जो y की घात, वो बहुपद की जो घात है वो क्या है? 1 है। बहुपद की घात देखना है, ना कि किसी चर की। चर में ही बहुपद की घात होती है, जैसे कि यहाँ पर चर की ही बहुपद की घात मानी जाएगी, ना कि इसमें कोई घात, मान लो कि 1 है, लेकिन ये नहीं मान होती है, ओके। चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है, ना कि किसी अचर की, ओके। अब जब ये है py बराबर y की घात 1 हो, तो यानी बहुपद की अधिकतम घात, ऐसे कह लो, बहुपद की अधिकतम घात यदि 1 है तो रैखिक है। यदि सेकंड क्या था? सेकंड था द्विघात बहुपद। क्या है मेरे भाई? 2 घात का बहुपद, अर्थात इसमें शब्द पर ही देखिए, द्विघात बहुपद पूछ रहा है, अर्थात इसमें बहुपद की घात 2 होगी। इसमें आपको ऐसा नहीं कभी पूछेगा, क्वेश्चन आएगा कि बहुपद की घात इसमें कितनी है, ना कि ऐसा आएगा कि इसकी अधिकतम घात कितनी है। अधिकतम कभी लगाकर ही नहीं आएगा,
इसलिए ध्यान रखना, बहुपद की घात पूछ रहा है, अर्थात उस बहुपद में अधिकतम घात जिस चर की होगी वही है घात। ओके, तो द्विघात बहुपद क्या है? अब यदि हम ऐसा लिखें कि पी वाई या पी एक्स कुछ भी चर आप ले लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 5, या फिर ऐसा न लिखकर ऐसा लिख दो 2y प्लस 5 या 6, कोई भी, तो ये हमारा क्या है? इस बहुपद की घात कितनी है? 2, अर्थात ये कौन सा है? द्विघात बहुपद। अब ऐसा ही एक तीसरा है त्रिघात बहुपद, यानी 3 घातों वाला बहुपद। 3 घात का बहुपद अर्थात जिसकी वह बहुपद जिसकी घात 3 हो, अधिकतम नहीं लगाने का। क्यों? क्योंकि अधिकतम शब्द लगाने से बहुपद की परिभाषा ही बदल जाती है। ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसका वही है अधिकतम घात। लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, अधिकतम घात से नहीं पूछता कभी, इसलिए बहुपद की घात पूछता है, इसे ध्यान रखना। और त्रिघात बहुपद क्या है? त्रिघात क्या है मेरे भाई? त्रिघात बहुपद कि जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो। बहुत सिंपल। तो पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 2y, या कुछ भी अपने मन से ले लो, 3 कुछ भी ले लो, लेकिन उसकी उस बहुपद की अधिकतम घात, या कह सकते हैं घात 3 होनी चाहिए। ओके, तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। तो आता है हमारी इस बुक ना कहें, चैप्टर का मेन टॉपिक, जो है पहली प्रश्नावली का में ये हालांकि दिया गया है, इतना ज़्यादा मेन नहीं है, क्योंकि ये पहली प्रश्नावली में भी उपयोग है और कहीं नहीं उपयोग है। तो क्या है? बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, हमारा यहाँ से मेन टॉपिक शुरू होता है। हमने अभी तक तो 9th का पढ़ा। अब हमारा ये टॉपिक कहता है कि बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, वो भी ज्यामिति के द्वारा। ऐसा कुछ कह रहा, जैसे कि हम एक बहुपद लेते हैं, मान लो हमने 9th में पढ़ा था कि निर्देशांक ज्यामिति में हम y के पदों में यदि लें तो हम इसे ax प्लस b के रूप में लिखते हैं बहुपद को। यदि x करें तो ay प्लस b, ओके, ऐसा लिखते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम एक उदाहरण लेते हैं कि y बराबर 2x प्लस 3। हमने एक यह उदाहरण लिया। अब उदाहरण लिया है तो इसका ज्यामिति भी बनाना होगा। अब जब ऐसा है तो हम ज्यामिति भी बना लेते हैं। हमने निर्देशांक ज्यामिति 9th में पढ़ा है कि इसमें दो, कहाँ जा रहा है, दो अक्षें होती हैं, एक तो x होती है और एक तो y होती है। ये हमारी क्षैतिज जो रेखा होती है वो x अक्ष कहते हैं, x डैश, और ऊर्ध्वाधर वाली y और y डैश, ये y अक्ष होती है। तो इसमें करना क्या है कि हमें एक बहुपद दिया हुआ है, तो इसमें यार ज्ञात कैसे करेंगे? ये हमारे दिमाग में चल रहा हो कि इस ज्यामिति से बहुत टफ लगता है, बहुत आसान है, देखना। अब देखिए, ये हम जानते हैं कि ये मूल बिंदु 0,0, जो हम इसे ओस लिखते हैं। 0,0 हमारे मूल बिंदु है और इन्हीं का खेल है कि हम इसके क्या शून्य निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, अब y में हम मूल बिंदुओं के निर्देशांक को रख देंगे। माना x बराबर 0, तो y इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, y का मान आया 3। तो हमें निर्देशांक क्या मिले? कहाँ पर? y अक्ष पर। ध्यान रहे, y अक्ष पर हमें क्या मिला? y का मान तो 3 मिला, लेकिन x का मान 0 है, तो 0,3। अब ऐसा हम लिख देते हैं, और भी क्या दिक्कत है। ओके, हमने इतने कर दिए। अब क्या करना है कि अब हमने एक निर्देशांक तो ले लिया मूल बिंदु का, जिसमें y बराबर 0 है, x अक्ष का निर्देशांक ले लिया। अब y अक्ष का निर्देशांक बचा है, तो माना क्या y बराबर 0, तो y इक्वल टू y का मान 0, तो 2x प्लस 3, तो 2x माइनस 3, तो x बराबर -3/2। हमें x के निर्देशांक मिले। तो इस तरफ आइए मेरे भाई, क्या 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 यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर है हमारा -3/2,
2,0, ये हमें निर्देशांक है। अब यहाँ पर बहुत सिंपल एक रेखा खींच देना है। अब जब हमें निर्देशांक मिल गए तो रेखा खींचने में क्या दिक्कत, तो सीधी एक रेखा खींच दीजिए और हमें निर्देशांक बहुपद के शून्यक मिल गए। तो एक सीधी रेखा, सीधी है यार, सीधी खींचो। ओके, जो ना बने तो अब कर लीजिएगा। तो हमें क्या मिला, इस तरफ लिखते हैं यार, -3/2, ये हमें निर्देशांक मिला। तो ये रेखा हमें मिली, तो इसमें पूछा हो, इसमें दो कंडीशनें हैं। क्या क्या, ये तो हम समझा रहे हैं, इसलिए दोनों कंडीशन होंगे। लेकिन क्वेश्चन में यदि पूछ ले तो वो एक कंडीशन पूछेगा, ये दोनों पूछ ले तो बताना है हमें, तो बता देंगे। उसमें यदि पूछ ले कि y बराबर क्या है, px, y बराबर px और x के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये यहाँ पर जो निर्देशांक दिया हो, px x के शून्य ज्ञात करना है, निर्देशांक नहीं, ध्यान रहे। तो यहाँ पर जो निर्देशांक दिया हो x अक्ष पर, वही शून्य बन जाते हैं। और यदि वो पूछ ले कितने शून्य पर, ऐसा कभी आ नहीं सकता, क्योंकि ये शून्य बन ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक निर्देशांक के रूप में लिखे हैं। तो अगर पूछ ले तो लिखना, अगर ये पूछ ले कि कौन है तो लिखना सही होगा, लेकिन यदि ऐसा पूछ ले कि कितने हैं तो ये लिखना सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही शून्य है। जहाँ पर कटान बिंदु, किसी भी रेखा का कटान बिंदु, वो रेखा कैसी भी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, कैसी भी हो, लेकिन वो यदि x अक्ष पर जितने बार कटेगी, जितने बार काटेगी, तो उतने ही शून्य बनेंगे। जैसे कि हमारी x अक्ष है, यदि x अक्ष पर पूछ रहा है, x के शून्य पूछ रहा है, यदि हमारी रेखा ऐसी 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 है, अब ऐसा मत समझना, अब ऐसी कर देता हूँ, यहाँ पर क्लोज है, ध्यान रहे, यहाँ पर क्लोज है, यहाँ से आगे नहीं गई, यहाँ पर यहाँ क्लोज है। तो हमें ये नहीं होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 शून्यक हैं। पूछ ले y में ओनली क्या 1। तो ऐसे ही करना है और बहुत ईजी है। तो आते हैं अपनी प्रश्नावली, करें या ना करें, कर देते हैं, क्या दिक्कत है कि बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि मैं 3 ही करवाऊंगा, बाकी के आप करोगे, क्योंकि बहुत ईजी हैं, वही उसी तरह करना है। हमारी प्रश्नावली आ गई, इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि यदि y बराबर px के ग्राफ हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, जिसमें पहला और छठा मैंने ले लिया है, और उसमें हमें px ज्ञात करना, px के शून्य ज्ञात करना है, तो करते हैं, क्या दिक्कत, करना वैसे ही है। अब देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर कहता है कि x अक्ष और y अक्ष, लेकिन y अक्ष पर रेखा है, x अक्ष पर कहीं कटी ही नहीं है, और पूछ रहा है px के शून्य। तो इसके मेरे भाई शून्य क्या है, शून्य 0 है। अब जब 0 है तो यार क्यों दिया था, फंसाने के लिए, जी हाँ फंसाने के लिए। अब सेकंड क्या कहें, हमारे बोर्ड में सेकंड है, नहीं तो छठा क्वेश्चन है। और तो इसमें देखिए, इसे बनाते 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 अभी तक नहीं बना, क्या करूं, ये ध्यान रखिए, छुआ बस है, ओके, ना कि ये आर पार है। और जब कटा ही नहीं है, सिर्फ छुआ बस है, तो वहां पर 1 है। यदि ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार होता तो 2 बन जाते, लेकिन छुआ है यार, तो छुआ है तो क्या करें, तो वहां पर सिर्फ 1 मान लीजिए, बस हो गया, वहां पर सिर्फ 1 है। तो इसमें हमारे शून्य 1 2, ये वाला भी छुआ बस है, कटा नहीं है, सिर्फ वहां पर एक प्रकार से जैसे कहें कि यहाँ पर ये इस प्रकार रखा है, अर्थात आर पार नहीं है, सिर्फ छुआ। तो ऐसा है तो करने में क्या दिक्कत, तो 1 2, और ये तो साफ साफ दिख रहा है कटा ही है। तो मेरे भाई शून्य क्या है, शून्य किसके 3 हैं। अब हमारी ये प्रश्नावली समाप्त हुई।
क्वेश्चन ही एक था, बहुत ही छोटी प्रश्नावली है। जब मैं 12th में हूँ, पढ़ाता हूँ, तब वहाँ पर बहुत लंबी प्रश्नावली आती है। और जब 12th में इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर देखिए कितना बड़ा प्रश्नावली है। तो समझ सकते हैं, उसे लगभग एक मंथ समाकलन बस पढ़ाने में लग जाता है, इंटीग्रेशन। तो प्रश्नावली 2.1 हमारी कंप्लीट हुई। 2.2 कल कंप्लीट हो जाएगी। 2.3 है या नहीं, देखना पड़ेगा, हो सकती है, होगी तो कंप्लीट कराएंगे, नहीं है उसमें क्या होगा, क्या हो सकता है देखेंगे क्या है। लेकिन इसे तो करते हैं, करते क्या है, हो ही गया। अब कल मिलते हैं आपके साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।